वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 के अंदर हम नेक्स्ट क्लास लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है और इसके अंदर काफ़ी सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं केम सीरीज थ्योरी टॉपिक के अंदर, और इस टॉपिक के अंदर हम इंक्लूड करेंगे हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, कार्बन व उसके यौगिक कौन कौन से हैं, अपर रूप वगैरह इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। हाइड्रोकार्बन और उनका वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से उत्पाद हैं और उनकी प्रकृति या संबंधित प्रश्न कौन से बनते हैं, प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह कौन से हैं, और उसके बाद में जो समूह दिए गए हैं उनमें समजात श्रेणी की प्रक्रिया भी शामिल रहेगी। और इसमें हम सरलतम हाइड्रोकार्बन है और या फिर उनके सामान्य व्युत्पन्न हैं, उनके नामकरण की साधारण पद्धति, रूढ़ पद्धति तथा साथ में ही IUPAC पद्धति की भी चर्चा करेंगे। तो हम टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन व उसके यौगिक। सर्वप्रथम कार्बन व उनके यौगिकों की चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम बात आती है कार्बन तत्व है। प्रकृति के अंदर कार्बन के यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंदर करते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्बन के यौगिक हैं जिनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंदर भी किया जाता है, तो उसमें हल्का सा डिफरेंस है। अर्थात सजीवों से प्राप्त होने वाले सामान्यतः जो यौगिक हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न कहते हैं, और उनका अध्ययन हम हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक रसायन के अंदर करते हैं। तो कार्बन और उसके समस्थानिक, सर्वप्रथम समस्थानिक की बात करें तो समस्थानिक या आइसोटोप किसको कहा जाता है? तो आइसोटोप शब्द सामान्यतः ऐसे तत्वों के परमाणुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक तो रहता है समान, लेकिन इसमें द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। तो एक ही तत्व होगा, उस एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होंगे जिनके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या तो समान रहेगी, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। और इनके प्रतीक हमेशा समस्थानिकों के प्रतीक समान रहते हैं, केवल द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत बात करते हैं कार्बन की, और कार्बन के अंदर सिंपल प्रक्रिया देखें तो भू प्रॉपर्टी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ध्यान रखनी। कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछे तो आंसर अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड की आयतनात्मक प्रतिशत मात्रा पूछे तो आपका उत्तर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। तो हम बात कर रहे हैं भू प्रॉपर्टी में। अर्थ क्रस्ट के अंदर यदि बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन केवल 0.02% मात्रा में, ध्यान रखना हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं। तो कार्बन भू प्रॉपर्टी के अंदर द्रव्यमान के अनुपात के अंदर 0.02% मात्रा में उपस्थित रहता है, तथा यह किन किन रूपों में पाया जाता है? तो कार्बन कार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कोयले के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में आधिक्य के अंदर भू प्रॉपर्टी में उपस्थित रहता है। तो कार्बन इन रूपों में पाया जाता है। प्रतिशत द्रव्यमान के रूप में मात्रा पूछी जाए तो 0.02% है। जबकि यदि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आयतनात्मक रूप में प्रतिशत मात्रा पूछी जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आयतनात्मक रूप में 0.03% रूप में उपस्थित रहती है। और इसे हम यदि ppm या पार्ट्स पर मिलियन के अंदर या प्रति 10 लाख में मात्रा देखें तो ये लगभग 114.7 ppm और आयतन के अनुपात के अंदर उपस्थित है। वायुमंडल का आयतन अर्थात 1 लीटर वायुमंडल लिया या वायुमंडलीय गैसें ली जाए तो उसमें कार्बन की मात्रा अगर पूछी जाए तो ये यहाँ पर 0.3 लीटर के रूप में उपस्थित रहती है। तो अर्थात 1000 है तो 0.3 होगा, और अगर 100 है तो 0.03 के रूप में उपस्थित रहेगी। और ये ppm के रूप में भी मात्रा आपको ध्यान रखनी 414.7 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है। तो 2 आंसर आपको ध्यान रखने हैं। भू प्रॉपर्टी के अंदर 0.02%
द्रव्यमान के अनुपात में, और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन की मात्रा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर मात्रा पूछी जाए तो 0.03% है, लेकिन ये V/V वायुमंडल के अंदर उपस्थित होती है। उसके अलावा कार्बन का प्रतीक लिखा जाए तो यहाँ पर नोट किया गया है कार्बन का प्रतीक 6C12, जिसमें 6 लिखा परमाणु क्रमांक दर्शा रहा है, 12 लिखा है द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, प्रोटॉन भी 6, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6 है। और यदि इसके आधार पर प्रोटॉन की संख्या को हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं परमाणु क्रमांक के रूप में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग हम द्रव्यमान संख्या के रूप में लिखें तो दोनों का योग हो जाता है 12, तो इसलिए द्रव्यमान संख्या है 12। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को अगर प्रदर्शित किया जाए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें उदासीन कार्बन परमाणु में एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको यदि व्यवस्थित किया जाए तो 1s2, 2s2 और 2p2 के रूप में इसका विन्यास होता है। और इस विन्यास के आधार पर कार्बन अपनी उत्तेजन अवस्था में, कौन सी उत्तेजन अवस्था में, ये इसकी प्रथम उत्तेजन अवस्था कहलाती है, और प्रथम उत्तेजन अवस्था के अंदर विन्यास होता है 1s2, 2s1 और 2p हो जाता है 3, अर्थात s में 1 इलेक्ट्रॉन और p उपकोष के अंदर को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 3। ऐसी स्थिति में इसके संयोजकता कोष जो कि दूसरा कोष है, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 4, और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये चतुसंयोजी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्बन की संयोजकता 4 कहाँ कैसे प्रदर्शित की जाती है, तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम उत्तेजन अवस्था में कार्बन परमाणु के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण VBT के अनुसार इसकी संयोजकता कितनी होती है 4। उसके बाद में आता है, इसलिए इस कार्बन को क्या कहेंगे चतुसंयोजी कहा जाता है, टेट्रावैलेंस कहा जाता है। कार्बन साझे के द्वारा, अब ध्यान रखना चतुसंयोजकता पूर्ण कैसे करेगा, चूंकि इसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वे तत्व जिनके संयोजकता कोष में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे तत्व साझे के द्वारा अपना अष्टक पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में कार्बन साझे के द्वारा अपनी चतुसंयोजकता या अष्टक पूरा करता है। इसके अलावा अब ये 2 सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4- आयन बनना चाहिए, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 4+ भी बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन यदि चारों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो चूंकि इसके नाभिक में उपस्थित 6 प्रोटॉन इन 8 इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में कार्बन 4- अस्थायी होता है, इसलिए इसका निर्माण नहीं होगा। केवल 2 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो ही इनके अष्टक पूर्ण होने की संभावना रहती है, जबकि 4- कभी भी निर्मित नहीं होता है। जबकि अगर 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो C4+ बनता है, लेकिन चूंकि परमाणु के अंदर केवल दूसरा संयोजकता कोष है, परमाणु नाभिक में 6 प्रोटॉन है, और ये 6 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसके आयनन विभव का मान बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर C4+ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके आयनन विभव का मान बहुत अधिक होता है, और C4- नहीं बनता है क्योंकि C4- अस्थायी होता है, क्योंकि नाभिक में उपस्थित 6 प्रोटॉन इन 8 इलेक्ट्रॉन को बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि सेकंड कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, केवल साझे के द्वारा ही अपना अष्टक पूरा कर सकता है। अगली प्रक्रिया के अंदर कार्बन के अपर रूपों की चर्चा करते हैं। अपर रूप किसको कहा जाता है, अपर रूप तत्व के होंगे पहली बात। दूसरा, तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हीं तत्व के रूपों को अपर रूप या एलोट्रोप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, एक ही तत्व के भिन्न रूप जो भौतिक गुणों में भिन्न लेकिन रासायनिक गुणों में समान होते हैं, उन्हीं को एलोट्रोप या अपर रूप कहा जाता है। तत्व वही होगा, सभी अपर रूपों में एक ही तत्व उपस्थित रहेगा। कार्बन के अपर रूप हैं केवल कार्बन तत्व उपस्थित होगा, ऑक्सीजन के अपर रूप हैं तो ऑक्सीजन होगा, या अन्य तत्वों के अपर रूप हैं तो उसमें वही तत्व उपस्थित रहेगा।
कार्बन के अपर रूप उनका वर्गीकरण। बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के रूप में चर्चा की जाए तो कार्बन के अपर रूपों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला पार्ट है जिसको कहा जाता है कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, क्रिस्टेलाइन एलोट्रोप या क्रिस्टलीय अपर रूप कहा जाता है। दूसरी बात की जाए तो कार्बन के दूसरे अपर रूपों को हम अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूप, क्लियर है। अब इसमें क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से हैं उनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। दूसरा ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तीसरा है आ जाएगा यहाँ पर फुलरीन, ये भी क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसके अलावा आता है ग्रेफिन, ये भी इसी श्रेणी का है। ग्रेफिन ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा मैं एक और नाम लिखता हूँ, वो है कार्बन नैनो ट्यूब्स, CNT कार्बन नैनो ट्यूब है, वो भी इसी श्रेणी में है। वैसे ये फुलरीन, ग्रेफाइट, ग्रेफिन, CNT ये सभी कार्बन की sp2 संकरित अवस्था में ही निर्मित होते हैं। इसके अलावा एक और संरचना आती है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है BCB कहा जाता है या बेंजीन साइक्लोब्यूटीन, BCB या कई बार BC8 भी कहते हैं। तो ये BCB भी क्रिस्टलीय संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। इसकी संरचना मैं अभी बता रहा हूँ। उससे पहले इसमें कार्बन के संकरण आपको ध्यान रखने हैं कि हीरे की बात की जाए तो ये कार्बन का त्रिविमीय अपर रूप है, जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है, अर्थात समचतुष्फलकीय ज्यामिति निर्मित करता है। दूसरे सभी अपर रूप जो दिए गए हैं, इन सभी के अंदर दिया गया कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में? sp2 संकरित अवस्था में उपस्थित रहेगा। ग्रेफाइट हो, फुलरीन हो, ग्रेफिन हो या कार्बन नैनो ट्यूब्स है, इन सभी में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है। ठीक है। BCB की संरचना के अंदर मैं इसके संकरण को प्रदर्शित करूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रकार के संकरण होते हैं। तो ये इसके क्रिस्टलीय अपर रूप होंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफिन, कार्बन नैनो ट्यूब्स और BCB अर्थात बेंजोसाइक्लोब्यूटीन। अक्रिस्टलीय अपर रूपों की बात की जाए तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं गैस कार्बन की। ये गैस कार्बन के रूप में उपस्थित रहता है और एकत्रित होकर के कार्बन का पाउडर निर्मित करता है। वैसे ये गैसीय कार्बन के नाम से ही जाना जाता है। दूसरा हम इसके अंदर लेते हैं, वो कहलाता है कार्बन चूर्ण। बिल्कुल चूर्णीकृत कार्बन है, सक्रिय चारकोल के रूप में भी हम इसको कार्बन चूर्ण का उपयोग करते हैं। ये अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अलावा कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, ये ध्यान रखना, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, लेकिन यह लगभग 99% शुद्ध कार्बन से निर्मित होता है। कोक लगभग 99 से अबोव प्रतिशत मात्रा में कार्बन होता है। इसमें कार्बन का ये शुद्ध अपर रूप है, लेकिन अक्रिस्टलीय प्रकृति का है। इधर जो दिए गए हैं ये सभी 100% प्योर कार्बन है, जिसमें अशुद्धियाँ नहीं होती है, 100% कार्बन से निर्मित है। ये भी लगभग 100% ही है, लेकिन यह क्रिस्टलीय रूप में नहीं पाया जाता। अक्रिस्टलीय रूप में कहा जाए तो अक्रिस्टलीय शुद्ध रूप कार्बन का कौन सा है, तो कोक ध्यान रखना है। ठीक है। और जबकि शुद्ध क्रिस्टलीय अपर रूप कहा जाए तो ये सभी में से कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चारकोल की। ये भी कार्बन का अपर रूप है और इसमें उत्पत्ति के आधार पर चारकोल अलग अलग प्रकार का है। लकड़ी के चारकोल को हम काष्ठ चारकोल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले चारकोल को जांतव चारकोल के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग चारकोल निर्मित होते हैं। इसके अलावा एक आता है काजल, जिसका उपयोग आँखों में लगाने के लिए किया जाता है, काजल का उपयोग। तो ये भी कार्बन का ही एक अक्रिस्टलीय अपर रूप है। और इन सभी अपर रूपों के अंदर कार्बन तत्व ही है जिनके भौतिक रूप अलग अलग हैं,
या भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सभी के रासायनिक गुण समान प्रकार के होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा हीरे और ग्रेफाइट के अंदर और फुलरिन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो वो प्रक्रिया भी आप देखें। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ हीरा या डायमंड। वास्तव में डायमंड कार्बन का शुद्धतम रूप है, क्रिस्टलीय संरचना के रूप में पाया जाता है। कार्बन का संकरण इसमें sp3 होता है और ये प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम तत्व है। कठोरतम अपर रूप कह सकते हैं या तत्व कह सकते हैं। तो ये कठोरतम रूप है अपर रूप के रूप में, कौन सा? हीरा। और कठोरता निर्धारित करने के लिए हम मूज स्केल का उपयोग करते हैं। तो मूज स्केल में इसको नंबर कितना दिया गया है? 10 नंबर दे रखा है। मूज स्केल 0 से 10 के मध्य निर्मित की जाती है, जिसमें सबसे उच्च नंबर है वो अधिकतम कठोरता को प्रदर्शित करता है। तो सबसे अधिक कठोरतम रूप कौन सा है? कार्बन का अपर रूप हीरा सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला अत्यधिक कठोर रूप है। इसके अलावा यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक है। क्यों है? क्योंकि कार्बन के चारों बंध सहसंयोजक बंधों के रूप में हीरे में पाए जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर यह विद्युत का कुचालक या अचालक कहलाता है। इसके अलावा बात की जाए तो यह अत्यधिक कठोर है और अनंत त्रिविम जालक बनाता है। तो अनंत त्रिविम जालक संरचना निर्मित करता है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड, और ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और यह कार्बन की sp2 संकरित अवस्था के अंदर इसका निर्माण होता है और इसमें sp2 है, ध्यान रखना लिखा हुआ, sp2 संकरित अवस्था में रहता है, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके इस तरह से षटकोणीय संरचनाएं बनाते हैं और इन षटकोणीय संरचनाओं के अंदर एकांतर द्विबंध उपस्थित रहता है। इस तरह की संरचनाएं बनेगी और सभी में एकांतर द्विबंध उपस्थित होता है और इस तरीके के प्लेट नुमा संरचनाएं निर्मित होती हैं। और इस प्लेट नुमा संरचनाओं की अगर बात की जाए तो ऊपर की परत और नीचे की परत के बीच में गैप अधिक होता है और इनके मध्य एक निश्चित प्रकार का बंध पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वान डर वाल्स बल। और वान डर वाल्स बल के कारण दोनों परतें एक दूसरे से आसानी से पृथक हो जाती है और इसी प्रक्रिया के कारण ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, अत्यधिक मुलायम प्रकृति का होता है। और ऐसी स्थिति में अगर मैं महू स्केल की बात करूं तो यहाँ नंबर दिया था 10 और महू स्केल के अंदर यहाँ नंबर अगर पूछा जाए तो 1 या 2 नंबर ही दिया जाता है, जबकि हीरे का रुख नंबर कितना है? 10 है। तो ये ध्यान रखना, महू स्केल में कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट के अंदर परतदार संरचनाएं होती है। 2 परतों के मध्य दुर्बल वान डर वाल बल के कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है और इसीलिए यह मुलायमतम संरचना प्रदर्शित करता है और इसीलिए इस ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, और संकरण आपको बता दिया sp2 संकरित है। इसके अलावा हीरा विद्युत का कुचालक या अचालक होता है, जबकि यह विद्युत सुचालक है। ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होता है और विद्युत सुचालक या इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने के कारण इसका उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, जिसको कहते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के अंदर हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विद्युत सेल, जो ड्राई सेल आते हैं, ड्राई सेल के अंदर भी हम इन इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हैं, जो कि ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं। इसके अलावा ये अनंत त्रिविम जालक संरचना बनाता है, जबकि अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ये परतदार संरचना का निर्माण करता है और इस तरह की षटकोणीय संरचना युक्त परतें बनती है और परतों के मध्य वान डर वाल बल के कारण ये मुलायम प्रकृति का होता है। तो हीरे का उपयोग कांच वगैरह काटने के लिए किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक कठोर है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में या स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखना, यह मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में,
तथा पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो जो पेंसिल्स काम में लेते हैं, जिसको सीसा पेंसिल कहा जाता है, लीड पेंसिल कहते हैं, लेड नहीं लीड पेंसिल कहा जाता है, तो सीसा पेंसिल बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो क्लियर है, ये ध्यान रखना, ग्रेफाइट के लिए ये प्रक्रिया काम की। इसके अलावा एक और प्रकृति आप ध्यान रखें, बाकी के सारे अपर रूपों के अंदर फुलरीन ले लें चाहे, ठीक है, इसके अलावा ग्रेफीन ले लिया जाए, सभी एक ही तरह की संरचना है, या कार्बन नैनो ट्यूब्स ले लिया जाए, तो इन सभी के अंदर कार्बन ग्रेफाइट की तरह sp2 संकरित अवस्था में रहता है और यह क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं। और इन क्रिस्टलीय संरचनाओं में फुलरीन गोल गुंबदाकार संरचनाओं के रूप में उपस्थित रहता है, जिसमें ये परतें, जो ग्रेफाइट की परतें हैं, ये परतें आपस में इकट्ठी होकर के गोलाकार संरचना बना देती है, ठीक है। और ग्रेफीन है, ये भी चद्दरनुमा संरचना है, एक परत के रूप में उपस्थित रहता है। इसके अलावा जो कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ये परतें हैं इकट्ठी होकर के गोलाकार संरचना के रूप में ट्यूब्स के रूप में निर्मित हो जाती हैं, तो उसी को हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अलावा एक था BCB, जिसको कहते हैं बेंजोसाइक्लोब्यूटेन। ये बेंजोसाइक्लोब्यूटेन भी क्रिस्टलीय संरचना के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस तरीके से इनके संकरण दोनों के समान है, लेकिन ग्रेफाइट तो बिल्कुल मुलायम प्रकृति का होता है परतदार संरचना के कारण, जबकि ये परतें गोलाकार या गोले के रूप में, या ग्रेफीन के अंदर चद्दर के रूप में, या कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर ट्यूब के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो अनंत लंबाई के अंदर उपस्थित रहती है। केवल संरचना का अंतर है, बाकी दोनों ही क्रिस्टलीय रूपों को प्रदर्शित करते हैं। संकरण भी वही रहता है, विद्युत सुचालक होते हैं दोनों ही, और चूंकि संकरण यही है, एक अयुग्मित एक इलेक्ट्रॉन पाई बंद के रूप में, अनुनादित पाई बंद के रूप में पाया जाता है, इसलिए विद्युत की सुचालकता भी दर्शाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इन्हीं की संरचनाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें सबसे लास्ट के अंदर हीरे या डायमंड की संरचना दी गई है। उसके पास में ये कार्बन का ग्रेफाइट अपर रूप है, जो कि बिल्कुल काले रंग के रूप में और मुलायम प्रकृति का होता है, और ये इसकी संरचना दे रखी है, जिसमें ऊपर की परत और नीचे की परत के बीच में गैप ज़्यादा है, और ये वान डर वाल्स फोर्स के रूप में उपस्थित रहती है। और डायमंड अनंत त्रिविम जालक संरचना के रूप में यहाँ पर आपको अष्टफलकीय जालक के रूप में संरचना प्रदर्शित की गई। इसके अलावा ये खंडीय संरचना के रूप में प्रदर्शित की गई। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये भी ग्रेफाइट का एग्जाम्पल है, जिसमें परतें हैं, परतों के बीच में वान डर वाल बल होते हैं, इसकी वजह से ये लुब्रिकेंट के रूप में या स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये हीरे की संरचना दे रखी है, और ये BCB की संरचना यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा ये ग्रेफीन की संरचना दे रखी है, जो चद्दर के रूप में है। नैनो ट्यूब्स ट्यूब के रूप में है। फुलरीन गुंबदाकार संरचना के रूप में है, जिसमें आपको एक नाम भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, C60। फुलरीन के अंदर ये जो गोलाकार गुंबदाकार संरचना दे रखी है, अगर 60 कार्बन से बनी हो तो इसी को हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, बकमिंस्टर फुलरीन कहा जाता है। किसको कहते हैं? इस गोल गुंबदाकार संरचना जिसमें 60 कार्बन होते हैं, ये सबसे स्थायी फुलरीन है, और इस स्थायी संरचना के लिए नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलरीन। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा प्रश्न इसमें नहीं आते। अगला है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति या कार्बन की यूनिवर्सल नेचर का मतलब क्या है? ये सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सर्वत्र पाया जाने वाला तत्व है, और इससे असंख्य यौगिकों का निर्माण भी हुआ है, और ये अत्यधिक मात्रा के अंदर यौगिक बनाता है। तो उसका कारण क्या है, उसकी प्रक्रिया की यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। और इस प्रकृति के अंदर सबसे पहली बात आती है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिक प्रकृति में क्यों पाए जाते हैं, क्या कारण है? तो उसके लिए मूलतः यहाँ पर 2 कारण दिए गए हैं, जिसमें से पहला कारण यहाँ पर दे रखा है कि कार्बन के अंदर श्रृंखलीकरण का गुण या कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इस गुण के कारण ही प्रकृति में कार्बन के अत्यधिक यौगिक पाए जाते हैं। इस शब्द का ध्यान रखना, श्रृंखलीकरण, या इसी को इंग्लिश में कैटेनेशन कहा जाता है। इसी गुण के कारण प्रकृति में कार्बन के अत्यधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। अब कैटेनेशन या श्रृंखलीकरण है क्या? श्रृंखलीकरण या कैटेनेशन का मतलब है
कि एक ही तत्व अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ में बंधित होकर या जुड़ करके सीधी श्रृंखलाएं बना सकता हो, शाखित श्रृंखलाएं बना सकता हो, वलय संरचनाएं बना सकता हो, तो इस गुण को ही हम कैटेनेशन कहते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु आपस में जुड़कर सीधी, शाखित और वलय संरचना बनाने का जो गुण प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम श्रृंखलीकरण या कैटेनेशन कहते हैं। और कार्बन में यह गुण बाकी सभी तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है और इसीलिए प्रकृति में इसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो श्रृंखलीकरण के गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों में कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ऑक्सीजन है। लेकिन इन सभी में कार्बन में यह गुण सर्वाधिक होने के कारण प्रकृति में इसके सबसे अधिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें यहाँ पर कार्बन की सीधी श्रृंखलाएं बता रखी है, शाखित श्रृंखलाएं बता रखी है और वलय संरचनाएं भी बता रखी है। और कार्बन इन रूपों के अंदर उपस्थित रहता है। ये हाइड्रोकार्बन के रूप है, ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ जितनी संरचनाएं बना रखी है, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की। तो आगे हम सब जगह हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे क्योंकि हम कार्बनिक रसायन के अंदर इस टॉपिक को लेकर व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में यौगिक पाए जाने का दूसरा कारण है वो ये है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, अर्थात कार्बन की चतुसंयोजकता। और कार्बन की ये 4 संयोजकताएं, कार्बन प्रदर्शित कई अन्य तत्व भी 4 संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कार्बन के अंदर ये गुण है कि यह आपस में एकल बंध से भी जुड़ सकता है, आपस में कार्बन द्विबंध भी बना सकते हैं और त्रिबंध भी बना सकते हैं। और इस तरीके से एकांतर द्विबंध भी, एकांतर त्रिबंध भी और लंबी श्रृंखलाओं के अंदर यौगिकों का निर्माण होता है और इसी के कारण यह सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो कार्बन की चतुसंयोजकता के कारण प्रकृति में कार्बन के अत्यधिक यौगिक बनते हैं और ये 4 संयोजकताएं कार्बन अलग अलग तरीके से पूर्ण करता है। या तो कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध द्वारा निर्मित हो सकते हैं, द्विबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, त्रिबंध द्वारा जुड़ सकते हैं और इसके अलावा कार्बन की 4 संयोजकताएं 4 एकल बंधों के द्वारा भी पूरी हो सकती है। कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना के भी चतुसंयोजकता पूरी कर सकता है। कार्बन 2 एकल बंध और 1 डबल बॉन्ड बना के चतुसंयोजकता पूरी कर सकता है। या कार्बन 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड बना करके भी चतुसंयोजकता पूरी कर सकता है। अब चतुसंयोजकता भी है, फिर कैटेनेशन प्रॉपर्टी या श्रृंखलीकरण का भी गुण है। ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग तरीके के असंख्य यौगिकों का निर्माण इसके द्वारा होता है और इसके अंदर हम इसको अलग अलग रूपों के अंदर अलग अलग यौगिक बनाते हैं। कार्बन की संख्या समान है, फिर भी अलग अलग रूपों में बंधने के कारण कार्बन कई प्रकार के समस्थानिक भी निर्मित करता है और इसीलिए यौगिकों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एकल बंधित कार्बन का एग्जाम्पल है एथेन C2H6, एथीन कार्बन कार्बन द्विबंधित यौगिक एथीन, इसी को हम एथिलीन भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम एथिलीन भी कहते हैं। और एथिलीन वास्तव में वृद्धि हार्मोन के रूप में, ये पौधों के अंदर फलों को पकाने के हार्मोन के रूप में या फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के रूप में काम करता है। वृद्धि हार्मोन नहीं है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होता है एथीन या एथिलीन। तीसरा है एथाइन, ये स्वयं ज्वलनशील गैस के रूप में है और इसका उपयोग ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में गैस वेल्डिंग के अंदर किया जाता है। इसमें कार्बन की अगर चतुसंयोजकता की बात की जाए तो कार्बन इस तरह के संयोजकता प्रदर्शित करता है जिसमें सेंटर में कार्बन है और इसकी 4 संयोजकताएं 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा संतुष्ट हो रही है, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। इसमें कार्बन सेंटर के अंदर है, हाइड्रोजन ऊपर दिया गया है, नीचे दिए। ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तल में है, लेकिन ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है और ये हाइड्रोजन तो दिया गया है बोर्ड के ऊपर है, इसलिए इसको वेज डैश स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित किया गया। कार्बन के अंदर अगर चतुसंयोजकताएं 4 एकल बंधों से पूरी होती है तो किन्हीं भी 2 बंधों के मध्य का बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट या फिर इसको ही लिखा जाता है 109.5 डिग्री लिखते हैं। इसके अलावा इसको 109 डिग्री और 28 मिनट भी कहा जाता है। इसी बॉन्ड को हम प्रदर्शित करते हैं एग्जैक्ट रूप में 109.47 डिग्री भी कहा जाता है, जिसको अप्रोक्सीमेट 109.5 डिग्री प्रदर्शित किया गया है। ये इसके बॉन्ड एंगल को दर्शाता है। कौन सा बॉन्ड एंगल है ये? HCH का ये बॉन्ड एंगल
है, HCH के रूप में इसको प्रदर्शित किया। यहाँ पर HCH का जो बॉन्ड एंगल है वो मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ और समचतुष्फलक की ज्यामिति में यह बंद कोण इतना ही रहता है। प्रभावित करने वाला अन्य अलग अलग कारक हैं, बंद बदल जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो ये परिवर्तित हो सकता है, लेकिन सामान्यतः समचतुष्फलक की संरचना में ये डबल बंद कोण के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पर बंद लंबाई भी दे रखी है। मेथेन के अंदर CH की बंद लंबाई 1.09 एंगस्ट्रम होती है और एंगस्ट्रम मात्रक आपको ध्यान रखना है, 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, उस रूप में इसको प्रदर्शित किया गया। इसी तरीके से लंबाई के मात्रक के रूप में पिकोमीटर भी आता है जो 10⁻12 मीटर के रूप में प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका हाइड्रोकार्बन वो उनका वर्गीकरण। कार्बन के यौगिकों में जो कि कार्बनिक रसायन में हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें हम दो प्रकार के यौगिक लेते हैं। एक है हाइड्रोकार्बन अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होने वाले यौगिक, और दूसरा है इन हाइड्रोकार्बनों में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि अन्य तत्व, चाहे वो हेलोजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे फॉस्फोरस हो, इनके द्वारा कर दिया जाए तो जो उत्पाद बनेंगे उनके गुण भी कार्बनिक यौगिकों से मिलते हैं, अतः इनको भी कार्बनिक यौगिक माना जाता है। अर्थात हाइड्रोकार्बन और उनके जो व्युत्पन्न हैं उनको हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों को कार्बनिक यौगिकों के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इसका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो ये आपके हाइड्रोकार्बन और उनके वर्गीकरण की चर्चा करें तो हम यहाँ पर केवल ऐसे यौगिकों का वर्गीकरण ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिकों को हम मूलतः दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम यहाँ प्रदर्शित करते हैं ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके वलय निर्मित नहीं करते, तो ऐसे यौगिकों के लिए नाम दिया जाता है अवलय यौगिक या अवलय हाइड्रोकार्बन, या इनको कहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, या इसी के लिए तीसरा शब्द आता है विवृत हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इंग्लिश में यदि लिखा जाए तो इसको एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। एसाइक्लिक या अचक्रीय अवलय यौगिक कहा जाता है। दूसरी तरफ इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें वलय यौगिक कहलाते हैं, इसी का दूसरा नाम है चक्रीय यौगिक। इन्हीं के लिए हम शब्द काम में लेते हैं और वो है समवृत्त यौगिक। कौन से यौगिकों को समवृत्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके वलय बना देते हैं, या अर्थात कार्बन कार्बन आपस में जुड़ करके वलय का निर्माण करते हैं, या कह सकते हैं अंतिम कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम वलय या चक्रीय या समवृत्त यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे हैं जिनमें अंतिम कार्बन स्वतंत्र होता है, आपस में जुड़ा नहीं होता है, उन्हें हम विवृत या अचक्रीय यौगिक के नाम से दर्शाते हैं। अचक्रीय यौगिकों के लिए ही एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, वो ध्यान रखना, इन्हीं को हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये नाम आप ध्यान रखना, एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है किसको? विवृत श्रृंखला के जो यौगिक हैं इनके लिए हम एलिफेटिक शब्द काम में लेते हैं। एलिफेटिक, चूँकि ये प्रारंभ में हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किए गए थे? फैट से या वसाओं से प्राप्त किए गए थे, इसलिए इनको नामकरण के रूप में एलिफेटिक यौगिक नाम दिया गया है। इन एलिफेटिक यौगिकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें कार्बन कार्बन में सभी बंध एकल बंध है तो उनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनमें कार्बन कार्बन आपस में बहुल बंध से जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर दो पार्ट हो जाएंगे, पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या इनको कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा पार्ट है जिसको कहा जाता है असंतृप्त या नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के लिए शब्द आता है पैराफिन, इनके लिए शब्द है पैराफिन भी कहते हैं, पैराफिन्स कहा जाता है। जबकि असंतृप्त यौगिक हैं
इनके लिए भी अलग से कोई निश्चित नाम नहीं। तो एलिफेटिक यौगिक सभी अचक्रीय यौगिक हाइड्रोकार्बनों को कहा जाता है। और पैराफिन्स किसको कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को, पैराफिन्स। ठीक है। इसके अलावा अगली प्रक्रिया और ध्यान रखना, वो ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है, सामान्य सूत्र क्या है और किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये हम समजात श्रेणी के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा संतृप्त यौगिकों के अंदर संतृप्त यौगिक कहेंगे किसको? ऐसे सभी यौगिक या हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े हों। जितने परमाणु कार्बन के हैं, सभी परमाणु यदि एकल बंध से जुड़े हैं तो ऐसे यौगिकों को हम पैराफिन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़े हों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के मध्य बहुल बंध उपस्थित होता है, अर्थात पाई बंध भी होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, इसलिए इनको हम बहुल बंध यौगिक कहते हैं। बहुल बंध यौगिकों के अंदर कार्बन के मध्य दो तरह के बंध हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं तो इनको कहा जाता है एल्कीन, या इसी के लिए दूसरा नाम लिया जाता है ओलिफिन्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन किसको कहते हैं? एल्कीनों को या कार्बन कार्बन द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बनों को ओलिफिन के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के यौगिक हैं, इनको कहते हैं एल्काइन। इसके अलावा यहाँ पर नाम हम काम में लेते हैं एसिटिलिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका पहला सदस्य एसिटिलिन है, इसलिए इन यौगिकों को सम्मिलित रूप से हम एसिटिलिन्स भी नाम देते हैं। तो कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य बहुल बंध उपस्थित रहता है। डबल बॉन्ड वाले सभी यौगिक हैं तो इनको पैराफिन्स, इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक हैं तो उनको हम एसिटिलिन्स कहते हैं, अर्थात एसिटिलिन के व्युत्पन्न के रूप में इनका नामकरण किया जाता है। सामान्य सूत्र में अलग से प्रदर्शित करूंगा, तो वर्गीकरण ध्यान रखना, अचक्रीय और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, संतृप्त असंतृप्त, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार के हैं, एल्कीन और एल्काइन। इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण करते हैं। दूसरी तरफ आ जाए वलय या चक्रीय या संवृत या साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर समचक्रीय कहलाते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, तो वलय केवल किससे बनेगी? कार्बन से। और अगर कार्बन से वलय बनती है तो इसी के लिए शब्द काम में लिया जाता है समचक्रीय या होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। अगर वलय में कार्बन के अतिरिक्त कोई और परमाणु भी है साथ में तो उसको हम विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन या विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। जबकि यहाँ पर हम इनका नाम देंगे समचक्रीय होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहले हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक किसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। एलिसाइक्लिक यौगिक ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वलय तो बना देते हैं, लेकिन वलय बनाने के बाद भी इनके गुण जो हैं, ये गुण एलिफेटिक यौगिकों से समानता दर्शाते हैं। तो वलय यौगिक तो हैं, साइक्लिक यौगिक हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में कैसे हैं? एलिफेटिक प्रॉपर्टी के, इसलिए इनको सम्मिलित रूप से एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, या इसको हम एलिसाइक्लिक के रूप में दर्शाएं तो पहला उदाहरण है 3 कार्बन का, 4 कार्बन का। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर 4 कार्बन का एग्जाम्पल दिया गया है। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से हम संतुष्ट करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिक नाम दिया जाता है या हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब एरोमेटिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एरोमेटिक ऐसे यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द जिनमें 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। अगर तीनों गुण हैं तो उसको एरोमेटिक कहेंगे, और तीनों में से एक गुण भी नहीं है, 2 गुण नहीं है, या 2 गुण है लेकिन 1 नहीं है, तो भी उसको
एरोमेटिक नहीं कहा जाता। तो 3 गुण कौन कौन से हैं जो अनिवार्य रूप से यौगिक में है तो उसको एरोमेटिक यौगिक कहेंगे। तो वो 3 गुण इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, जिसमें पहला गुण जो हम बात कर रहे हैं वो नंबर 1 पे है, समतल वलय संरचना होनी चाहिए। वलय हो लेकिन कैसी होनी चाहिए, समतल। और समतल वलय कब निर्मित होती है, जब वलय का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित हो। तो यहाँ पर वलय का प्रत्येक कार्बन या प्रत्येक तत्व यदि sp2 संकरित है तो उसे हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा गुण जो इसमें चाहिए वो ये है कि अगर समतल वलय है तो यह वलय, इसके अंदर एकांतर द्विबंध होना चाहिए जो कि एकल दिशात्मक विस्थानीकरण प्रदर्शित करे और एरोमेटिक रिंग बनाए। तो एरोमेटिक वलय बनती है तो ही उन यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो सेकंड हो जाएगा यहाँ पर एरोमेटिक वलय होनी चाहिए, एरोमेटिक वलय बननी चाहिए। एरोमेटिक वलय या कैसे बनती है एरोमेटिक रिंग? एरोमेटिक रिंग बनती है पाई एकांतर पाई बंधों के पूर्ण विस्थानीकरण द्वारा। तो एकांतर पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन अभ्र हैं, ये इलेक्ट्रॉन अभ्र एकल दिशात्मक पूर्ण विस्थानीकरण प्रदर्शित करते हैं, तभी जाकर के इस तरह की एरोमेटिक वलय निर्मित होती है। जैसे सबसे सरल वलय आपने पढ़ रखी है, बेंजीन के अंदर इस तरह का हम गोला करते हैं तो ये जो रिंग बनाई गई है, ये रिंग वास्तव में एरोमेटिक सेक्सटेट या एरोमेटिक वलय को दर्शाती है। अगर किसी यौगिक में ये वलय उपस्थित है या बनती है तो ही उसे हम क्या कह सकते हैं, एरोमेटिक यौगिक कह सकते हैं, या समचक्रीय हो चाहे विषम चक्रीय। तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण है वो कहलाता है हकल नियम का पालन। हकल नियम का पालन। अगर कोई भी यौगिक या हाइड्रोकार्बन समतल वलय संरचना युक्त है, प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है, एरोमेटिक वलय बना रहा है, और यदि उसमें हकल नियम का पालन करने का गुण भी है, तो ऐसी स्थिति में ही हम उसे एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो तीनों गुण दर्शाने वाले यौगिक ही क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। 2 गुण दर्शा रहा है तो भी एरोमेटिक नहीं, तीनों गुण दर्शा रहा हो तो ही हम उसको एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। अब हकल नियम क्या है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ हकल नियम की। हकल नियम या हकल्स रूल। हकल्स रूल वास्तव में है वलय यौगिकों के लिए दिया जाता है। वलय यौगिकों के लिए दिया जा गया है। इस नियम के अनुसार वलय में अनुनाद दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसे हम पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वलय में अनुनाद दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि घूम सकते हैं, अपनी स्थिति बदल सकते हैं, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वलय में अनुनाद दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n+2 के बराबर होनी चाहिए, तो यौगिक हकल नियम का पालन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जिसमें n का मान 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक संख्या में कोई भी मान हो सकता है। और इस नियम का पालन करने वाले यौगिक हम किस रूप में दर्शाते हैं, एरोमेटिक यौगिकों के रूप में। लेकिन केवल अकेले गुण ही एरोमेटिक प्रकृति दर्शाने में सक्षम नहीं है, तीनों गुण होने चाहिए तभी एरोमेटिक यौगिक कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाता। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ। यदि n का मान 0 दिया जाए तो यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक के अंदर एग्जाम्पल आता है ये वाला, जिसमें कार्बन पर धनावेश है, जिसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर डॉटेड लाइन करिए और इस डॉटेड लाइन के अंदर बीच में प्लस कर दीजिए, और ये यौगिक बनता है जिसको हम कहते हैं साइक्लो प्रॉप। 3 कार्बन से बना है इसलिए प्रॉप
डबल बॉन्ड है इसलिए इन, और धनावेश है इसलिए ईएम लगाया जाता है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीनियम, और साइक्लोप्रोपीनियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन यदि पूछे जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 0। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 4n+2 बराबर, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। सरल करें, n का मान कितना आएगा? ऊपर दे रखा वो आ जाएगा, ठीक है, अर्थात 0 आएगा। इसी तरीके से n का मान यदि 1 रखें तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या तंत्र बनता है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन तंत्र के रूप में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर्वप्रथम बेंजीन का, जिसमें 3 एकांतर द्विबंध मिलकर के अनुनाद वलय बनाते हैं और एरोमेटिक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा विषम चक्रीय एग्जाम्पल में एक प्रदर्शित कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है, ये भी 6 पाई सिस्टम है, और इसमें भी हम इन तीनों को मिलाकर के वलय के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये यौगिक क्या कहलाता है? फ्यूरेन कहलाता है, और फ्यूरेन भी विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों की श्रेणी में आता है। ऐसे ही पिरिडिन आता है, पायरोल आता है, इसी तरीके से क्विनोलिन आता है, आइसोक्विनोलिन आता है, इंडोल आता है, नेफ्थलीन आता है, एंथ्रासिन आते हैं। ये सभी विषम चक्रीय, ये समचक्रीय एरोमेटिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिकों के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक यौगिकों को प्रदर्शित करते हैं। तो पहचान क्या है एरोमेटिक यौगिक की? 3 गुण। पहला, दिया गया एरोमेटिक यौगिक का प्रत्येक कार्बन चेक करो sp2 संकरित है। नंबर 2, पता करो सभी एकांतर द्विबंध जो दिए गए हैं पूर्णतः घूम करके वापस उसी जगह लौट कर आ जाते हैं, अर्थात एकल दिशात्मक इलेक्ट्रॉनिक विस्थानीकरण दर्शा रहे हैं, या कह सकते हैं अनुनाद वलय बना रहे हैं। और नंबर 3, आपको पता लगाना है कि ये यौगिक हकल नियम का पालन करते हैं या नहीं करते। हकल नियम का निर्धारण कैसे होता है? इसमें आप सामान्य संरचना जो कि लुईस संरचना के रूप में निर्मित की जाती है, उसमें आप कार्बन की 4 संयोजकता दर्शाते हुए संरचना बनाइए। फिर उस संरचना के अंदर ये जो बंध है ये अपनी जगह बदलते हुए वापस उस जगह पर लौट के आ जाते हैं और उसी संरचना को वापस रिपीट करते हैं एक ही दिशा में ले जाते हुए। तो ऐसी स्थिति में जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं या अनुनाद में भाग ले रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ही यहाँ पर 4n+2 के बराबर रख दो और उसके आधार पर ही n का मान निकाल देते हैं। n का मान अगर वहाँ 0, 1, 2, 3 तक आता है तो यौगिक एरोमेटिक में हकल नियम का पालन करेगा, नहीं तो हकल नियम का पालन नहीं करता। जैसे बेंजीन के अंदर कितने पाई बंद जगह बदल रहे हैं, 3 अनुनाद में भाग ले रहे हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको बराबर करिए 4n+2 से, सरल करिए, n का मान कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये हो गया कि यह एरोमेटिक यौगिक है और यह यौगिक हकल नियम का पालन करता है। तो हकल नियम का पालन भी करता है, समतल वलय संरचना भी है, एकल दिशात्मक इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण या अनुनाद वलय भी बनाता है, इसलिए बेंजीन क्या है? एरोमेटिक यौगिक। तो तीनों गुण दर्शाने वाले यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो कुछ प्रश्न और बनते हैं, उन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अब हम कार्बनिक रसायन और उनके नामकरण की प्रक्रिया या उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। चूँकि हाइड्रोकार्बन और उनके यौगिक या इन यौगिकों या कार्बन के जितने यौगिक हैं शुरुआत में केवल जंतुओं से प्राप्त किए गए थे या पेड़ पौधों से प्राप्त किए गए थे, या कह सकते हैं सजीवों से प्राप्त किए गए थे, इसीलिए उनको जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से प्रदर्शित किया गया कि ये यौगिक जो कार्बन के द्वारा प्राप्त किए गए यौगिक हैं जो सजीवों के अंदर ही निर्मित होते हैं, इस प्रक्रिया को ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। अर्थात जीवों में एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा ही कार्बन और उसके यौगिकों का निर्माण हो सकता है। ये गुण अन्य निर्जीवों के अंदर संभव नहीं है, अर्थात प्रयोगशालाओं में इसको बनाया नहीं जा सकता है। इसी को हम नाम देते हैं जैव शक्ति सिद्धांत या विटाल फोर्स थ्योरी। लेकिन विटाल फोर्स थ्योरी के द्वारा अंदर कही गई बात का खंडन सर्वप्रथम वोलर नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसमें उन्होंने प्रयोगशाला के अंदर ऐसे यौगिक का निर्माण करके सर्वप्रथम बताया जो कि जंतुओं के अंदर मूत्र के अंदर निष्कासित होता था। मानव मूत्र के अंदर यूरिया जो निर्मित होता है या वो यूरिया है मानव शरीर में बनता है, मूत्र के साथ में बाहर निष्कासित होता है। इसका मतलब मानव शरीर में बनने वाला यौगिक है। लेकिन
यूरिया सर्वप्रथम बोलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में बनाकर प्रदर्शित कर दिया कि केवल जैव शक्ति सिद्धांत द्वारा ही इन यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें प्रयोगशालाओं में भी निर्मित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर सर्वप्रथम जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसके द्वारा किया गया? नाम ध्यान रखना है, फ्रेडरिक वोलर। सिर्फ वोलर भी याद रख लेंगे तो भी राइट है, वोलर वैज्ञानिक ने। और कैसे खंडन किया? सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में करके बता दिया कि केवल मूत्र में ही यूरिया नहीं निष्कासित होता है या मानव शरीर में ही यूरिया नहीं बनता, प्रयोगशालाओं में भी बनाया जा सकता है। और इस तरीके से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। और यूरिया का रासायनिक सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, NH2CONH2, जिसको हम अमीनो मिथेनेमाइड कहते हैं। अमीनो मिथेनेमाइड कहा जाता है, ये यूरिया का यूपीएससी नाम है। तो ध्यान रखना, NH2CONH2 एमाइड क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक है जो मानव शरीर में मूत्र के साथ निष्कासित होता है। उसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कैसे बनाया गया? प्रयोगशाला में NH4Cl जिसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, KCNO जिसको कहते हैं पोटेशियम साइनेट और पोटेशियम साइनेट, और इन दोनों को गर्म किया जाए तो उत्पाद जो बनता है उसका नाम है अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट विघटित होकर किस में बदलता है? यूरिया में, जिसका सूत्र है NH2CONH2, इसके अंदर परिवर्तित होता है। और इस तरीके से ये अकार्बनिक यौगिक हैं और अकार्बनिक यौगिक से सीधे कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का निर्माण किया। और इसके साथ ही विटाल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत पूर्णतः समाप्त हो गया कि केवल जीवों के शरीर में ही कार्बनिक यौगिक नहीं बनते, प्रयोगशालाओं में भी बनाए जा सकते हैं। और आजकल लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर कार्बनिक यौगिक प्रयोगशालाओं में निर्मित किए जाते हैं। इसके अलावा C12 कार्बन के यहाँ पर समस्थानिक की बात कर रहे हैं। पहले आया था ना शब्द समस्थानिक, उस टाइम लिए नहीं थे, यहाँ ले रहे हैं। कार्बन के समस्थानिक 12C, 13C और 14C, ये 3 कार्बन के समस्थानिक हैं, 12C, 13C, 14C। ठीक है, यहाँ पर आप 13C हिंदी गणित के हिसाब से मत सोच लेना। 12C, 13C और 14C के रूप में 3 समस्थानिक हैं, जिसमें C12 सामान्य समस्थानिक है। इसका उपयोग पदार्थों के द्रव्यमान की इकाई निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, हम इकाई परमाणु द्रव्यमान या के रूप में कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें हिस्से को लेकर के AMU या डाल्टन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इकाई द्रव्यमान के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा है C13 जो कि NMR सक्रिय प्रकृति का कार्बन समस्थानिक है और ये आपके विषम संख्या के अंदर नाभिक में पाए जाने वाले नाभिकीय कणों की उपस्थिति के कारण NMR सक्रियता दर्शाता है। तीसरा है ये रेडियो सक्रिय तत्व है 14C, और रेडियो सक्रिय होने के कारण इसका उपयोग सजीवों की आयु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिसे हम C14 कार्बन डेटिंग के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो सजीव जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम C14 का उपयोग करते हैं, जिसको हम C14 रेडियो सक्रिय कार्बन विधि या कार्बन काल निर्धारण विधि कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा नाम यहाँ लिखा है कार्बन काल निर्धारण या कार्बन डेट मेथड, जिसमें C14 रेडियो सक्रिय कार्बन द्वारा हम संरचना या उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर हम एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कार्बन 14 का अनुपात हम कार्बन 12 के साथ लेते हैं। पुराने सैंपल के अंदर इसका अनुपात क्या है, क्योंकि कार्बन 14 तो विघटित होता जाता है, जबकि कार्बन 12 स्थायी रूप में शरीर में बना रहता है। जबकि जो आज के समय में उसी प्रजाति का कोई जंतु है या पेड़ पौधा है, तो उसके अंदर भी कार्बन 14 और 12 के अनुपात को लेकर के हम रासायनिक बल गतिकी के उपयोग द्वारा प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रियाओं के जो समीकरण है, उस समीकरण की सहायता से हम आयु का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पर हम समीकरण का उपयोग के द्वारा हम कार्बन काल निर्धारण के रूप में या उस जीवाश्म की आयु को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा और प्रक्रिया ध्यान रखें, कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल भी आपको ध्यान रखना है। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? कोई भी रेडियो सक्रिय तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा से
आधी मात्रा में बदलने पर, क्योंकि विघटित हो रहा है, रेडियो सक्रिय विकिरणों को उत्सर्जित करते हुए विघटित हो रहा है, जिससे द्रव्यमान घटेगा, तो पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को ही हम अर्ध आयु काल के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर कार्बन 14 की अर्ध आयु काल होती है 5770 वर्ष। और इतने वर्ष के अंदर कार्बन 14 की जो मात्रा है वो 1 ग्राम से घटकर आधे ग्राम हो जाती है, 1 मिलीग्राम से है तो आधा मिलीग्राम में बदल जाती है, और उसी को हम अर्ध आयु काल के नाम से दर्शाते हैं। और यहाँ पर बल गतिकी की सहायता से कार्बन काल निर्धारण विधि में आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप सिंपल सा है, क्रिया रासायनिक अभिक्रिया के रूप में या किसी भी यौगिक की निश्चित रासायनिक अभिक्रिया या गुण प्रदर्शित करने वाले, रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले उस समूह को हम क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो किसी भी यौगिक का वह भाग या वह समूह जो उस यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है या विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है या विशिष्ट रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, उस समूह को ही हम प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो समूह जो यौगिक की निश्चित रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं उन्हीं को हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है हेलो एल्केन, जिसमें X यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह है, जिसमें R एल्किल समूह को प्रदर्शित करता है, X हेलोजन को, जहाँ पर X हेलोजन की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं। बाकी फ्लोरीन बहुत रेयर केस में आता है। इसके अलावा एस्टेटाइन भी रेयर केस में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा अल्कोहल, जिसमें OH इसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें COH क्रियात्मक समूह कहलाता है। एस्टर, जिसमें COR क्रियात्मक समूह उपस्थित है। एल्डिहाइड, जिसमें CHO क्रियात्मक समूह है। कीटोन, जिसमें CO क्रियात्मक समूह। कीटोन में आप ध्यान रखना, कीटोन ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिनमें C+O क्रियात्मक समूह होता है तथा इस क्रियात्मक समूह का कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन या अन्य कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन अगर CO समूह की दोनों संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतुष्ट होती है तो ऐसे यौगिकों को हम यहाँ पर कीटोन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक और दिया गया फिनॉल, जिसमें बेंजीन वलय के साथ में प्रत्यक्षतः OH जुड़ा हुआ हो। ध्यान रखना, एरोमेटिक रिंग से यदि सीधा OH जुड़ा हुआ है तो ऐसे यौगिकों को हम फिनॉल कहते हैं, और यदि यही OH एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक समूह से जुड़ा हो तो उसे एल्कोहल कहा जाता है। तो ध्यान रखना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। OH समूह एलिफेटिक समूह से जुड़ा है तो एल्कोहल कहलाएगा। OH समूह एरोमेटिक वलय से जुड़ा है तो उसे हम फिनॉल के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और ये फिनॉल समूह का पहला सदस्य है। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान में रखनी। इसके अलावा हम बात करते हैं समजात श्रेणी। तो यहाँ पर जितने भी प्रकार्यात्मक समूह दिए गए उनमें एल्किल समूह जो R से लिखा गया था, ये एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और उन भिन्न भिन्न एल्किल समूहों से निर्मित होने वाले जो एक श्रृंखला बनेगी या एक जो सीरीज बनेगी उसी को हम समजात श्रेणी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो समजात श्रेणी कहा किसको जाता है? तो हाइड्रोकार्बन या उनकी व्युत्पन्न या कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को हम एक ही सामान्य रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा यौगिकों के अंदर 2 क्रमागत यौगिकों के मध्य का अंतराल या उनके मध्य CH2 का अंतर होता है, द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, भौतिक गुण में एक निश्चित क्रम पाया जाता है, लेकिन रासायनिक गुण सभी के समान होते हैं। ऐसे यौगिकों के समूह को हम समजात श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर समजात श्रेणी में कार्बनिक यौगिक का समूह है। समजात श्रेणी कौन सा समूह है? तो कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उन्हीं को समजात श्रेणी कहते हैं। तो समजात श्रेणी में क्या होगा? समजात श्रेणी को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एल्केन एक समजात श्रेणी है,
तो एल्केन समजात श्रेणी को सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके अंदर n का मान हमेशा 1 या उससे अधिक कोई भी मान पूर्णांक संख्या में हो सकता है। इसी तरीके से अर्थात कोई भी श्रेणी, एल्केन है तो इससे दर्शाएंगे, एल्कीन है तो अन्य सूत्र होगा, एल्कोहल है तो अन्य सूत्र होगा, लेकिन पूरे यौगिकों को एक ही सूत्र से दर्शाया जा सकता है। दूसरा है रासायनिक गुण समान होते हैं। इस समजात श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि उनमें प्रकार्यात्मक समूह सभी में एक जैसा होता है। प्रकार्यात्मक समूह नहीं भी है तो उनके गुण समान प्रकार के होंगे, तो भी समान प्रकार के होंगे। भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होगा, तो इस समजात श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुणों में एक निश्चित क्रमिक परिवर्तन आएगा। जैसे क्वथनांक लगातार बढ़ता है, या गलनांक लगातार बढ़ता है, या गलनांक लगातार घटता है, या घनत्व में एक क्रमिक परिवर्तन आता है। ये सभी गुण भौतिक गुणों के रूप में प्रदर्शित होते हैं जो क्रमिक परिवर्तन दर्शाते हैं। चौथा है द्रव्यमान में अंतर। दो क्रमागत सदस्यों के मध्य यदि मैं यहाँ पर n का मान 1 रखता हूँ और n का मान 2 रखता हूँ, एल्केन में 1 रखें तो सूत्र बनता है CH4, 2 रखें तो बनता है C2H6। और अगर इन दोनों के मध्य का अंतर देखें तो CH2 का अंतर, इसमें मैं CH2 जोड़ दूं तो दूसरा ये सदस्य निर्मित हो जाता है। तो ये दोनों ही समजात श्रेणी के सदस्य, मध्य का अंतराल कितना है, CH2 का अंतर है। और द्रव्यमान की बात करें, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल अंतर 14 हो जाएगा, जो उनकी द्रव्यमान के अंतर को दर्शाता है। तो इसके सदस्यों के मध्य द्रव्यमान का अंतर 14, इनके अणु सूत्र में अंतर CH2 के रूप में होगा क्रमागत सदस्यों के मध्य। और एक ही विधि से इन सभी समजात श्रेणी के सदस्यों को बनाया जा सकता है। तो समजात श्रेणी के सभी सदस्य में ये गुण उपस्थित होते हैं, और ये सभी गुण उपस्थित होने वाले ऐसे कार्बनिक यौगिकों के समूह को, या ये गुण दर्शाने वाले कार्बनिक यौगिकों के समूह को हम समजात श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के नाम से प्रदर्शित करते हैं। एक और मैं होमोलोगस सीरीज यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ एल्कोहल की। एल्कोहल की बात की जाए, जिसका सरलतम सूत्र है ROH, सामान्य सूत्र के रूप में CnH2n+1 और OH के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको H भी ये वाला भी शामिल कर दें तो CnH2n+2 के साथ एक ऑक्सीजन और दी जाए तो ये यौगिक निर्मित होता है, जिसको हम कहते हैं एल्कोहल समजात श्रेणी, जिसमें n का मान मैं 1 से शुरू करता हूँ। तो पहला सदस्य हो जाएगा CH3OH, दूसरा सदस्य C2H5OH, तीसरे सदस्य के रूप में लिखें C3H7OH, ऐसे ही चौथे सदस्य के रूप में C4H9OH के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इनमें सभी यौगिक जो समजात श्रेणी के एल्कोहल के समजात श्रेणी के यौगिक दिए हैं, उनमें ये सभी 6 गुण उपस्थित रहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनको एल्कोहल की समजात श्रेणी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी को एक ही मेथड के द्वारा निर्मित भी किया जा सकता है। तो समजात श्रेणी के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, केवल आपको सूत्र ध्यान रखने हैं। समजात श्रेणी के उदाहरण में एल्केन दिया हुआ है, सामान्य सूत्र दिया है, एल्कीन है, ऐसे एल्कीन जिनमें कम से कम एक बंध होता है, एकल बंध युक्त यौगिक हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्काइन CnH2n-2, जिसमें केवल एक त्रिबंध वाले यौगिक आएंगे, एक से अधिक त्रिबंध है तो इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरीके से एलो एल्केन CnH2n+1X, जिसमें X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया जा सकता है। एल्कोहल या एल्केनॉल, अभी जो प्रदर्शित किया था श्रेणी, उसका सूत्र आपको बताया था CnH2n+1OH के रूप में, या फिर CnH2n+2O के रूप में दर्शाते हैं। N का मान आप बदलते जाएं, अलग अलग यौगिक प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है CnH2nO, और ये अगर सूत्र संतुष्ट करने वाला कोई यौगिक है तो उसको हम कीटोन या एल्डिहाइड के नाम से प्रदर्शित करेंगे। अब एल्डिहाइड कीटोन में अंतर करना है तो एल्डिहाइड के अंदर क्रियात्मक समूह आता है CHO, और कीटोन यदि दिया गया है तो C डबल बॉन्ड O आता है, दोनों तरफ संयोजकता में कार्बन जुड़ा हो तो उसको हम कीटोन के नाम से दर्शाते हैं। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, इन दोनों का सामान्य सूत्र है CnH2nO2, जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है COH, तब तो कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल,
और COO के बाद में R जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा है आगे, तो उसको कहा जाता है एस्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर समजात श्रेणियों के सामान्य सरलतम सूत्र लिखे गए। अब आपको कहीं पर भी पूछेगा एल्काइन की समजात श्रेणी के तीसरे सदस्य के रूप में, तो पहले सदस्य में n का मान कहाँ से शुरू करना, 2 से। तो n का मान 2 से प्रारंभ करते हुए समजात श्रेणी बनेगी। यहाँ पर n का मान 2 से प्रारंभ करते हुए समजात श्रेणी बनेगी। यहाँ पर n का मान 1, 2, 3 से समजात श्रेणी बनेगी। बाकी सभी के अंदर आप देखें n का मान 1 से प्रारंभ करना, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी n का मान 1 से प्रारंभ करना है। यहाँ पर n का मान 1, 2, 3, लेकिन कीटोन बनाना हो तो कम से कम 3 कार्बन अनिवार्य है, उसके बिना कीटोन नहीं बनेगा। क्योंकि एक तो कार्बोनिल समूह वाला कार्बन और 2 कार्बन और जुड़े होंगे तभी कीटोन बनता है। तो 3 कार्बन से ही पहला कीटोन बनेगा, जिसका सरलतम सूत्र है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसी को कहा जाता है एसीटोन, या IUPAC में इसको हम कहते हैं प्रोपेनॉन कहा जाता है। तो ये आपके प्रक्रियाएं ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम समजात श्रेणी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पर दी गई श्रेणी में अगले सदस्य को पहचानिए। तो सबसे पहले आप इस तरह का सूत्र बना दें, क्योंकि समजात श्रेणी होगी तो सभी यौगिक एक ही सूत्र को संतुष्ट करेंगे। अब वो सूत्र पता चल जाए तो अगले सदस्य का पता लगाया जा सकता है। और अगर आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहें तो बहुत सीधा सा है, समजात श्रेणी के क्रमागत अगले सदस्य और पहले सदस्य के मध्य CH2 जोड़ने से अगली श्रेणी का सदस्य बनेगा, और उसी श्रेणी का अगला सदस्य बनाना, फिर CH2 जोड़ दो, तो CH2 जोड़ते जाओ, अगला सदस्य निर्मित होता चला जाएगा। इसी तरीके से समजात श्रेणी निर्मित होती है। और इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट क्लास के अंदर लिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हाइड्रोकार्बन के अंदर नामकरण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। तो ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम पर हो, CTET का एग्ज़ाम हो, या फिर पटवारी का एग्ज़ाम पर हो, या किसी भी तरह का सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहाँ तक कि RS के एग्ज़ाम के अंदर भी, IAS के एग्ज़ाम के अंदर भी, जनरल साइंस के अंदर ये टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखें, और इससे रिलेटेड प्रश्न अलग से मैं लेके आऊँगा, उसको भी आप अटेंड करें। थैंक यू सो मच।